बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में केतन नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि वह अपने घर वालों के लिए 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं जुटा पाता था। केतन दिन रात मेहनत करता था, फिर भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता। कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा जल जाता, तो कई बार पूरा परिवार भूखे पेट ही सोने को मजबूर हो जाता। गरीबी ने उसके जीवन को बहुत कठोर बना दिया था। एक दिन केतन की पत्नी वसुंधरा ने उससे दुखी मन से कहा, स्वामी, बिना धन के हम कब तक ऐसे ही जीवन बिताते रहेंगे? मैं जैसे तैसे बच्चों को संभाल लूंगी, उनका पेट भरने की कोशिश करती रहूंगी, लेकिन आप कहीं बाहर जाकर काम कीजिए। भूख से तड़पने से अच्छा है कि आप किसी के यहां मेहनत मजदूरी कर लें। पत्नी की बातों में सच्चाई थी। कई बार समझाने के बाद अंततः केतन ने परदेश जाकर धन कमाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन वह घर से निकल पड़ा। रास्ता कठिन था और उसे घने जंगलों से होकर गुजरना था। लंबी यात्रा करते करते वह बहुत थक चुका था। चलते चलते वह एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। घनी छाया देखकर उसने वहीं बैठकर कुछ देर आराम करने का निश्चय किया। तभी उसकी नजर पेड़ की ओर गई, जहां उसने देखा कि एक जहरीला नाग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। उसी पेड़ पर एक तोते और एक मैना का घोंसला था। सांप को देखते ही उनके छोटे छोटे बच्चे भय से चिल्लाने लगे। केतन तुरंत समझ गया कि वह दुष्ट नाग उन नन्हे पक्षियों को अपना शिकार बनाने आया है। बिना देर किए वह खड़ा हुआ और साहस दिखाते हुए पेड़ पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद उसने उस सांप को मार गिराया और फिर नीचे उतरकर थकान से वहीं लेट गया। ऊपर घोंसले में बैठे तोता और मैना के बच्चे अपने प्राण रक्षक उस मनुष्य को मन ही मन ढेरों आशीर्वाद देने लगे। कुछ समय बाद जब तोता और मैना भोजन की तलाश से लौटे, तो उनके बच्चों ने घबराई हुई आवाज में उन्हें सारी घटना सुना दी। उन्होंने बताया कि किस तरह एक गरीब मुसाफिर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रक्षा की। यह सुनते ही तोता और मैना तुरंत नीचे उतरे और उस व्यक्ति के पास पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, हे मनुष्य, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताओ, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? केतन ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए परदेश जा रहा हूं। यह सुनकर तोता बोला, जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे सबसे प्रिय हैं, वैसे ही हमारे लिए भी हमारे बच्चे अनमोल हैं। तुमने हमारे बच्चों को जीवन दिया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को कभी भूख न लगे। तोते ने आगे बताया कि वह और उसकी पत्नी हमेशा दुर्लभ रत्न जैसे मोती खाते हैं और उन्होंने सुना है कि मनुष्यों के लिए ये अत्यंत मूल्यवान होते हैं। उन्होंने केतन को कुछ मोती दिए और कहा, इन्हें बेचकर भोजन की व्यवस्था करो। साथ ही उन्होंने उससे अनुरोध किया कि वह यहीं रहकर उनके बच्चों की देखभाल करे। बदले में वे रोज उसे ऐसे ही मोती दिया करेंगे। यह सुनकर केतन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यदि यहीं रहकर धन मिल सकता है तो फिर परदेश भटकने की क्या आवश्यकता है। वह मोती लेकर पास के बाजार गया। वहां उसने भोजन और जरूरी सामान खरीदा और बरगद के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वह वहीं रहने लगा और पूरे मन से तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। तोता और मैना अब निश्चिंत हो गए थे। वे रोज सुबह उड़कर भोजन लाने जाते और शाम को लौटते। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर वे बहुत प्रसन्न होते और केतन का आभार व्यक्त करते। बदले में वे रोज उसे कुछ कीमती मोती देते। इस प्रकार 2 महीने बीत गए और पक्षियों के बच्चे भी बड़े हो गए। अब केतन को अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि वह अपने घर लौटना चाहता है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अनुमति दी और कहा, अब हमारे बच्चे उड़ने लायक हो चुके हैं। जाते समय उन्होंने केतन को ढेर सारे मोती उपहार में दिए। केतन उन मोतियों को लेकर अपने नगर लौट आया। जब उसने वसुंधरा को मोती दिखाए तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, आप इतनी संपत्ति कहां से लाए? केतन ने पूरी कहानी उसे सुना दी। उन मोतियों को बेचकर उन्होंने नया घर बनवाया
बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र खरीदे और परिवार सुख शांति से रहने लगा। उसी नगर का राजा धर्मवीर एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। दूर दूर से वैद्य आए पर कोई भी इलाज सफल न हो सका। अंत में एक वैद्य ने कहा, यदि तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो राजा बच सकता है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई तोते का बच्चा लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग तोते की तलाश में निकल पड़े, पर किसी को भी वह पक्षी नहीं मिला। एक दिन माधव की पत्नी शारदा अपने पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। हंसी मजाक के बीच अचानक किसी ने राजा के आदेश की चर्चा छेड़ दी। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है, महाराज ने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन तोते का बच्चा पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। यह सुनकर शारदा कुछ गर्व से बोली, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा पति 2 महीने तक तोता और मैना की सेवा करके आया है। वह चाहे तो एक नहीं कई तोते ला सकता है। इतना कहकर वह घर लौट आई। लेकिन उसकी यह बात वहीं नहीं रुकी। पड़ोस की स्त्रियों ने अपने अपने पतियों को बताया और देखते ही देखते यह चर्चा पूरे नगर में फैल गई। धीरे धीरे यह खबर राजा रणधीर के कानों तक भी पहुंच गई कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तोता और मैना के साथ रह चुका है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दरबार में उपस्थित किया जाए। सैनिक शारदा के पति माधव को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम हमें एक तोते का बच्चा लाकर दे दो तो हम तुम्हें मनचाहा इनाम देंगे। यह सुनते ही माधव घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप चाहे मेरे प्राण ले लें, लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकता। जिन बच्चों की जान मैंने बचाई है, मैं उनका हत्यारा कैसे बन सकता हूं? रक्षक कभी भक्षक नहीं हो सकता। माधव का यह उत्तर सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने धमकी देते हुए कहा, यदि तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी तो तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा की यह धमकी सुनकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारी मन से वह घर लौटा और शारदा पर गुस्सा करते हुए बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? घर की बातें दूसरों से कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी इसी नासमझी ने हमें मौत के मुंह में डाल दिया है। फिर वह दुखी स्वर में बोला, जिन पक्षियों ने हमें भूख से बचाया, सिर पर छत दी, उन्हें धोखा देकर मैं पापी बन जाऊंगा। लेकिन राजा की आज्ञा के सामने अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनकर शारदा रोते हुए बोली, स्वामी, चाहे जो हो जाए, लेकिन अगर हमें और हमारे बच्चों को जीवित रहना है तो यह पाप करना ही पड़ेगा। मजबूर होकर माधव जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो तोता, मैना और उनके बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। माधव ने कांपती आवाज में उन्हें सारी बात बता दी और विनती की, कृपा करके मुझे एक बच्चा दे दो। यह सुनकर तोता और मैना अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, आज हमसे एक बहुत कठिन निर्णय लेने को कहा जा रहा है। तुम में से जो भी इस मनुष्य के साथ जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। तभी एक नन्हा तोता आगे बढ़ा और बोला, मां, पिता, इसी मनुष्य ने हमारी जान बचाई थी। आज यदि यह संकट में है तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। भारी हृदय से तोता और मैना ने माधव से कहा, भाई, इनमें से किसी एक को ले जाओ। आंखों में आंसू भरकर माधव उस बच्चे को लेकर लौट आया और राजा को सौंप दिया। राजा ने आदेश दिया कि उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए ताकि अगली सुबह उसका उपयोग किया जा सके। राजा रणधीर का एक पुत्र था, युवराज अर्जुन। उसे पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। उसे यह झांत नहीं था कि यह तोता उसके पिता के भोजन के लिए लाया गया है। जब उसने उस सुंदर पक्षी को पिंजरे में देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक पिंजरे की कुंडी खुल गई और वह तोता उड़कर आकाश में चला गया। यह बात जब राजा तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया।
उसने अर्जुन को दरबार में बुलाकर कहा, तुमने उस तोते को क्यों छोड़ दिया? भयभीत होकर अर्जुन बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा। मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। राजा का क्रोध और बढ़ गया और उसने उसी क्षण अर्जुन को नगर से निकाल देने का आदेश दे दिया। सैनिक युवराज को नगर की सीमा के बाहर छोड़ आए। उधर वह तोते का बच्चा उड़ते उड़ते अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उन्हें सारी घटना सुना दी। तब तोता और मैना बोले, बेटा, तुम्हें तो आजादी मिल गई, लेकिन जिसने तुम्हें मुक्त किया वह स्वयं संकट में फंस गया है। अब उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह सुनकर तोते का बच्चा तुरंत अर्जुन के पास पहुंचा। उसे देखकर युवराज चकित रह गया और बोला, अरे, तुम तो वही पक्षी हो जिसे मैंने आजाद किया था। तुम्हें बचाने की कीमत मुझे नगर निष्कासन के रूप में चुकानी पड़ी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तोता बोला, मित्र, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिस प्रकार तुमने मेरी जान बचाई थी, उसी प्रकार अब मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। यह सुनकर युवराज समरवीर के मन में नया उत्साह जाग उठा। उसे यह सोचकर बहुत प्रसन्नता हुई कि अब इस कठिन समय में वह अकेला नहीं है। इसके बाद समरवीर और तोता साथ साथ दूसरे नगरों की ओर घूमने निकल पड़े। एक दिन चलते चलते वे एक अत्यंत सुंदर उद्यान में पहुंचे। उसी उद्यान में उस नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी कमलिनी भी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने आई हुई थी। राजकुमारी कमलिनी रूप और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। जैसे ही युवराज की दृष्टि उस पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता से अभिभूत हो गया और झिझक के कारण पेड़ों के पीछे छिप गया। वहीं तोता निर्भय होकर राजकुमारी के सामने जा बैठा। उस रंग बिरंगे सुंदर तोते को देखकर राजकुमारी मोहित हो गई। उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु तोता फुर्ती से इधर उधर उड़ता रहा और उसकी पकड़ में नहीं आया। कुछ समय बाद राजकुमारी अपनी सखियों के साथ महल लौट गई, लेकिन युवराज का मन वहीं अटक गया। वह पूरी तरह से कमलिनी के प्रेम में डूब चुका था और उसके बिना उसे चैन नहीं मिल रहा था। युवराज ने तोते से विनती की, मित्र, किसी भी तरह मुझे उस राजकुमारी से मिला दो। उसके बिना अब मेरा जीवन सूना है। तोता बोला, मैं पहले पता लगाता हूं कि वह कहां रहती है और उससे मिलने का कोई उपाय खोजता हूं। यह कहकर वह महल की ओर उड़ गया। वहां उसने देखा कि चारों ओर सशस्त्र सैनिक तैनात हैं और कड़ा पहरा है। तोता लौट आया और बोला, राजकुमारी से मिलना आसान नहीं है, लेकिन एक उपाय जरूर है। तोते ने कहा, तुम अपना रुमाल मुझे दे दो। मैं यह रुमाल राजकुमारी तक पहुंचा दूंगा और बदले में उसकी ओढ़नी ले आऊंगा। रात के समय तोता चुपचाप युवराज का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा और वहां रुमाल रखकर उसकी ओढ़नी ले आया। सुबह जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपने पास एक अनजान रुमाल देखा और अपनी ओढ़नी गायब पाई। राजकुमारी के मन में शंका और क्रोध दोनों उत्पन्न हो गए। उसने सिपाहियों से पूछा, रात में मेरे कक्ष में कौन आया था? लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। इसके बाद महल की सुरक्षा और अधिक कड़ी कर दी गई। फिर भी अगली रात तोता फिर से वहां पहुंचा और युवराज द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी राजकुमारी के पास रख आया। सुबह जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, राजकुमारी, जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा उसी क्षण से मेरा हृदय तुम्हारा हो गया। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। यदि तुम मुझसे मिलना चाहो तो उद्यान में आना। यह पढ़कर राजकुमारी का मन विचलित हो गया। अगली शाम वह अपनी सखियों के साथ उद्यान पहुंची, पर वहां उसे कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया। केवल वही तोता वहां मौजूद था। तोते ने कहा, राजकुमारी, जिसे तुम देखना चाहती हो, मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें वचन देना होगा कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनवाओगी। राजकुमारी ने वचन दे दिया। तब तोते ने युवराज समरवीर को बुलाया। युवराज का तेजस्वी रूप देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? युवराज ने अपना पूरा दुखभरा जीवन वृत्तांत उसे सुना दिया। उसकी कहानी सुनकर राजकुमारी के मन में उसके प्रति करुणा और प्रेम दोनों उत्पन्न हो गए। इसके बाद वह रोज गुप्त रूप से
उसी उद्यान में युवराज से मिलने आने लगी। एक दिन राजकुमारी कमलिनी ने कहा, मेरे पिता कभी हमारे विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए बेहतर है कि हम यहां से दूर कहीं चलें और वहीं विवाह कर लें। अंततः वही हुआ। एक रात राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर युवराज के साथ नगर से निकल गई। काफी दूर जाकर उन्होंने घास फूस की एक कुटिया बनाई और वहीं विवाह कर सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतता गया, तोता भी उन्हीं के साथ रहता था। एक दिन दुर्भाग्यवश कुटिया में आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास में तोते का एक पंख जल गया। तब तोते ने युवराज से कहा, अब तुम्हें अपने नगर लौट जाना चाहिए। समय बीत चुका है, तुम्हारे पिता का क्रोध भी शांत हो गया होगा। जब वे तुम्हें अपनी पत्नी के साथ देखेंगे तो अवश्य क्षमा कर देंगे। मेरा पंख जल गया है, इसलिए मैं अभी उड़ नहीं सकता। जब नया पंख उगेगा तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। युवराज और उसकी पत्नी नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गहरी नदी मिली। वे दोनों नाव में बैठकर नदी पार करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से नदी के बीच पहुंचते ही नाव पलट गई। तेज धारा में दोनों बहने लगे। बहाव युवराज को बहुत दूर ले गया, जबकि राजकुमारी कमलिनी बहती हुई एक अन्य राजा के बगीचे में जा पहुंची। वहां का माली जब उसे बेहोशी की हालत में देखता है तो घबरा जाता है और तुरंत जाकर राजा को इस अद्भुत घटना की सूचना देता है। जब उस राज्य के राजा भानुपाल ने नदी किनारे अचेत अवस्था में पड़ी उस सुंदर युवती को देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने तुरंत उसे अपने महल भिजवाया और राजवैद्यों से उसका उपचार करवाया। कई दिनों की देखभाल के बाद जब युवती को होश आया तो उसने स्वयं को भव्य महल के कक्ष में पाया। उसी समय राजा उसके समीप आकर बोला, हे कन्या, इस संसार में अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। यदि तुम चाहो तो मेरी महारानी बनकर इस महल में सुख से रह सकती हो। राजकुमारी कमलाक्षी अत्यंत बुद्धिमान थी। वह समझ गई कि यदि वह इस समय राजा को मना करेगी तो स्थिति उसके लिए और भी कठिन हो सकती है। उसने चतुराई से उत्तर दिया, महाराज, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मन को स्थिर कर लेने के बाद मैं स्वयं निर्णय ले लूंगी। राजा उसकी बात मान गया। इसके बाद कमलाक्षी उसी महल में रहने लगी और प्रतिदिन गरीबों व असहाय लोगों को भोजन कराने लगी। उधर उसका पति युवराज समरवीर, जो नदी की धारा में बह गया था, अनेक कठिनाइयों का सामना करता हुआ भोजन की तलाश में उसी नगर तक पहुंच गया। संयोगवश वह उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन बांट रही थी। जैसे ही कमलाक्षी की दृष्टि उस पर पड़ी, वह उसे पहचान गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने युवराज को एकांत में बुलाया और सारी घटना विस्तार से सुना दी। कमलाक्षी ने कहा, स्वामी, आप फिलहाल यहीं रहिए और राजा की सेवा में लग जाइए। जब सही अवसर मिलेगा तब हम दोनों यहां से निकल चलेंगे। समरवीर ने उसकी बात मान ली और राजा का सेवक बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी के साथ मिलकर गरीबों की सेवा करने लगा। राजा भानुपाल उसे केवल एक साधारण सेवक समझता था। उसे यह झांत नहीं था कि वही उसकी प्रिय युवती का पति है। प्रतिदिन कमलाक्षी समरवीर के साथ महल के बगीचे में पक्षियों को दाना डालने जाती थी। एक दिन वहीं एक परिचित तोता आकर दाना चुगने लगा। अब उसके जले हुए पंख दोबारा उग आए थे। उसने तुरंत युवराज और राजकुमारी को पहचान लिया। दोनों ने उसे अपनी पूरी व्यथा सुनाई और बताया कि वे यहां फंसे हुए हैं तथा राजा को उनके वैवाहिक संबंध का कोई ज्ञान नहीं है। तोते ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, आज रात जब सभी सैनिक गहरी नींद में होंगे तब मैं तुम्हें सुरक्षित यहां से निकाल दूंगा। रात होते ही जैसे ही महल में सन्नाटा छा गया, तोते ने संकेत दिया। उसकी सहायता से युवराज और राजकुमारी चुपचाप महल से बाहर निकल गए। अंधेरी रात में यात्रा करते हुए वे अपने राज्य पहुंच गए और सीधे युवराज के पिता राजा रणवीर सिंह के पास गए। अपने पुत्र और पुत्रवधू को जीवित देखकर राजा की आंखें भर आईं। उसे अपने कठोर निर्णय पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपने पुत्र से क्षमा मांगी और उन्हें गले लगा लिया। तब युवराज समरवीर ने कहा, पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की है जिसे कभी आप मारकर खाने वाले थे। उसी ने मुझे संकट से बचाया और आज मुझे वापस आपके पास पहुंचाया।
यह सुनकर राजा रणवीर सिंह का हृदय बदल गया। उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि अब उसके राज्य में किसी भी पशु या पक्षी को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और सभी नागरिक उन्हें दाना पानी देंगे। इसके बाद राजा रणवीर सिंह अपने पुत्रवधू और पूरे परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार करुणा, मित्रता और कृतज्ञता की यह कथा सुखद अंत तक पहुंची।